डियर स्टूडेंट्स, पाठ संख्या आपकी जो है 3 है और वीडियो संख्या 7 है। 4th सेमेस्टर में आपका स्वागत है। पिछली जो वीडियो पढ़ी थी हम उसमें उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण पढ़ रहे थे कि उग्र राष्ट्रवाद क्यों जो है पैदा हुआ, क्यों ये उदय हुआ, इसके क्या कारण थे। 7 बिंदु हम पढ़ चुके हैं, 8वां बिंदु आज हमको पढ़ना है। बहुत ही सरल है ये। ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, जो भी जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे उनमें बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता था। इसके कारण से जनमानस में असंतोष पनप रहा था। विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका का मामला, जो है यहाँ पर आता है। वहां पर गांधी जी भी गए हुए होते हैं, आपको पता होगा। गांधी जी का वहां पर अपमान हुआ था। गांधी जी ने वहां पर आंदोलन चलाए थे, सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने वहां पर, क्योंकि प्रथम श्रेणी के जो फर्स्ट क्लास की जो श्रेणी होती थी उसमें रेल में यात्रा करने की मनाही थी कि अंग्रेजों के साथ नहीं बैठ सकते। रात्रि में भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। गंदी बस्तियों में रहने के लिए बाध्य किया जाता था। फिर एक कानून आता है, वो होता है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस कानून के अनुसार भारतीयों को अपने साथ प्रमाण पत्र लेकर चलना आवश्यक है। क्या था? एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लेकर चलना आवश्यक है, उसके बिना आपको सजा हो सकती है। और जितनी उंगलियां हैं उन उंगलियों का मतलब फिंगरप्रिंट जो है, आपको उनकी छाप जो है, उनका निशान जो है लगाना जरूरी था। गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष छेड़ा तो दमन का सहारा वहां की सरकार ने लिया। कांग्रेस ने भारतीय और ब्रिटिश सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस समय तक उदारवादी आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस में उदारवादी धड़े का जो है प्रभाव था। शिष्टमंडल भी भेजे गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना था। वहां से वापस आकर डॉक्टर B.A. मुंजे ने कष्ट के साथ कहा, हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते। देखो कितनी बड़ी बात कही B.A. मुंजे ने कि हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम मनुष्य हैं। मतलब हमें मनुष्य भी नहीं मान रहे थी अंग्रेज लोग कि ये तो मनुष्य भी नहीं है। इतना मतलब दयनीय व्यवहार हमारे साथ होता था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सोचने लगे कि भारत की दुर्दशा का कारण उनकी पराधीनता है और इस पराधीनता से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो वो राष्ट्रवाद की ओर, एक नए रास्ते की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ऐसी कई घटनाएं घटी, जैसे कि पहली घटना 1896 में अफ्रीका में घटती है। अफ्रीका के अबिसिनिया ने यूरोप के देश इटली को पराजित किया। अफ्रीका का एक देश था अबिसिनिया, इसने जो है इटली को पराजित किया। मतलब ये दिमाग में आया इन पराजयों से, इन विजयों से, कि यूरोपीय पराजित नहीं है, इनको पराजित किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण हार थी और इनकी महत्वपूर्ण जीत थी। गैरेट का मानना है कि इटली की हार से तिलक के 1897 के आंदोलन को बल मिला। दूसरी घटना घटती है 1904-05 में, जब एशिया के देश जापान द्वारा रूस पराजित हो जाता है। तो इससे इतने छोटे देश ने बड़े देश को पराजित किया और एशिया का जो है छोटा देश था जापान। तो बिल्कुल यह एशिया के किसी देश द्वारा यूरोप को हराने की पहली बड़ी घटना थी। ये एक पहली विशेष घटना थी जिसने लोगों को विशेष एक सोचने पर मजबूर किया। इनसे आंदोलनों को बल मिला कि किसी को भी हराया जा सकता है संगठित होकर, कितनी ही शक्ति हमारी कम क्यों ना हो। तो कन्याकुमारी तक, भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक एक लहर, एक जोश जो है नया आया कि भाई कुछ करना चाहिए। उन मानने लगे कि इंग्लैंड को हरा सकते हैं हम लोग संगठित होकर। कराची क्रॉनिकल ने लिखा, एक एशियाई देश ने जो कर दिखाया वह दूसरे भी कर सकते हैं। अगर जापान रूस को हरा सकता है तो भारत भी इंग्लैंड को हरा सकता है।
तो इन सारी जीत ने, इन सारी घटनाओं ने बलिदान के लिए भारतीय जनमानस को प्रेरित किया। राष्ट्र जुझारू राष्ट्रवाद तो आ रहा था, लेकिन कैसा राष्ट्रवाद आया? जुझारू राष्ट्र की ओर पैदा किया। इनके अलावा आयरलैंड में, मिस्र में, तुर्की में, सब जगह जो आंदोलन चल रहे थे उन्होंने भी भारत के लोगों के ऊपर, चीन में भी आंदोलन चल रहा था, सब ने क्या दी? हमारे को प्रेरणा प्रदान की। तो ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया है, 9वां जो बिंदु है। तीसरा जो बिंदु है आज की वीडियो का, और कुल मिलाकर 10वां बिंदु, वो है कर्जन का दमनकारी प्रशासन। जैसे हमने लॉर्ड लिटन की नीतियां पढ़ी थी, उससे भी भारत के जनमानस को जब एक नई ऊर्जा मिली थी, तो इसी तरह से इसके आने से भी एक नया काम होता है। ये उदार राष्ट्रवाद की जगह उग्र राष्ट्रवाद को फलने फूलने का अवसर मिलता है। 7 वर्ष जो उसने शासन किया 1898 से 1905 तक, तो शिष्टमंडल तथा भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध था। ये काफी शिष्टमंडल गए, काफी भूलें हुई, काफी आयोग बनाए गए। कर्जन जो है भारत को राष्ट्र नहीं मानता था। कांग्रेस के बारे में उसका विचार था कि यह अंतिम शासकीय केंद्र, ये भी हम पढ़ाए हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ाए हैं अगर आपको याद होंगी तो। लेकिन कर्जन का मूल्यांकन गलत था। भारत राष्ट्र बन रहा था, राष्ट्र था, और कांग्रेस अंतिम शासकीय केंद्र की बजाय एक बहुत बड़ा संगठन बनने जा रही थी। तो उस कर्जन ने कुछ कदम उठाए जिनके कारण भारत के लोगों में काफी प्रतिक्रिया हुई, काफी उसका रिएक्शन हुआ। समाज में राष्ट्रवाद का जन्म होता है, उग्र राष्ट्रवाद का जन्म होता है। तो कैसे क्या कार्य थे? उसने कामकाज में कुशलता लाने के लिए केंद्रीयकरण की नीति अपनाई। पहला काम क्या किया उसने? केंद्रीयकरण की नीति। तो इससे क्या हुआ? स्वशासन पर प्रहार हो जाता है। सारा शासन अंग्रेजों के पास आता है। जो स्वशासन की जो इकाइयां थी उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। कृषि, सिंचाई, जो स्थानीय मामले थे जिनके ऊपर हमारे लोग काम करते थे, शिक्षा, थोड़ा बहुत इनको अवसर मिला था, तो इन पर, जो स्थानीय कामों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ गया, तो लोगों को बेचैनी हुई। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट आ गया 1899 में, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट। तो इस एक्ट से क्या हुआ कि कारपोरेशन की जो सदस्यों की संख्या थी वो 75 से घटाकर 50 कर दी गई। तो भारतीय लोगों की संख्या घटी विशेष रूप से। और विश्वविद्यालयों की, ये अगला पॉइंट है, यूरोपीय सदस्यों का बहुमत हो गया, बहुमत यूरोपीय का हो गया, तो सरकार का नियंत्रण यहाँ इससे भी बढ़ता है। तीसरा बिंदु है आपका 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आ जाता है। तो इससे जो विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता थी, खुद निर्णय ले सकते थे पाठ्यक्रम के बारे में, दाखिले के बारे में, बहुत सारी चीजें होती हैं स्वायत्ता के। तो सीनेट तथा सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी और आंतरिक स्वायत्ता को बढ़ाकर यहाँ पर भी सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। इससे भी भारतीयों का दम घुटा। 1904 में एक ये सरकारी, 2 नंबर में आ सकता है, किस समय कौन लेकर आया और कौन सा एक्ट है? सरकारी गोपनीयता एक्ट या अधिनियम लेकर आए ये। इसके तहत क्या कर दिया गया? सैनिक और सरकारी मामलों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि इस प्रकार के मामलों पर कोई अखबार, कोई पत्रिका, कोई समाचार कुछ नहीं लिखेगा, कुछ नहीं छापेगा। तो कुल मिलाकर यह भारतीय समाचारों पर प्रतिबंध था। आलोचना न कर सके इसलिए प्रतिबंध था। तो ये भी एक दबाव का कार्यक्रम था इनका। 5वां बिंदु है 1903 में एडवर्ड सप्तम के सम्राट बनने पर, एडवर्ड सप्तम जब सम्राट बने तो दिल्ली में भव्य दरबार लगाया गया, काफी खर्च किया गया, पैसा बहाया गया। व्यर्थ के नाच तमाशों आतिशबाजी में धन फूका, जबकि जनता भूखों मर रही थी। 6वां बिंदु जो है वो है आपका आक्रामक विदेश नीति का पालन। इससे क्या नुकसान हुआ? तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान,
आदि में भारतीय सेनाओं को भेजा और बेतहाशा धन वहाँ पर खर्च होता है, जो कि भारत की प्रगति में काम आ सकता था, वो अनावश्यक युद्धों में खर्च हो गया। भारतीयों के चरित्र पर आरोप लगाए कर्जन ने। अगला बिंदु जो है वो है, कहा कि दीक्षांत समारोह में उसने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा भारतवर्ष में सत्य के प्रति आशा नहीं है, भारतवर्ष में सत्य को कभी आदर्श नहीं माना गया। ऐसे झूठे ऐसे गंभीर आरोप इसने लगाए। भारतीयों में इसका काफी विरोध हुआ, देश भर में सभाओं का आयोजन होता है और इससे भी जो है भावनाएं भड़कती हैं और उग्र राष्ट्रवाद के सबर का जो बांध है वो टूट जाता है और इसके बाद स्वदेशी और बायकाट का आंदोलन चलता है, जिसको हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 11। तो पॉइंट नंबर 11 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी और विभाजन। बंगाल का विभाजन होता है और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलता है। ये एक तात्कालिक कारण है उग्र राष्ट्रवाद का, बंगाल का विभाजन। हमारे को फूट डालने की हमारे समाज में कोशिश की गई बंगाल का विभाजन करके, तो इसके कारण से फिर जो है उग्र राष्ट्रवादी जो है ज़्यादा अपना स्थान पकड़ते हैं और वो कुछ काम करते हैं। बंगाल एक विशाल प्रांत था, देखो, जिसमें इस समय के आपके बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा के प्रदेश शामिल थे। आज देखो कितना बड़ा क्षेत्र था ये। तो प्रशासनिक असुविधा जो हो रही थी, इतना बड़ा स्टेट संभाला नहीं जा रहा था, तो उसके लिए बंटवारे की बात सोची गई। परंतु लॉर्ड कर्जन मात्र प्रशासनिक सुविधा के लिए ही बंगाल का विभाजन नहीं करना चाहता था, वरन बल्कि क्या चाहता था वो, हिंदू और मुसलमानों में फूट डाली जाए, विभाजन को इस तरह से किया जाए कि फूट जो है डले। तो इस काम में वो कामयाब भी रहा। राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे आ रहे थे, कुचलने के लिए उसने ये काम किया। और बंगाल जो है एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां से ये राष्ट्रवाद पनप रहा था। तो पूर्वी जो बंगाल था उसको इसने विशेष रूप से मुस्लिम बहुसंख्यक बनाया। कैसा बनाया? मुस्लिम बहुसंख्यक। और पश्चिम को हिंदू, पश्चिम जो था उसको हिंदू बहुल बना दिया। पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को कहा गया कि यहाँ उनका बहुमत है और हिंदू प्रधानता को खत्म करने के लिए पूर्वी को कहा गया कि हिंदू प्रधानता समाप्त कर दी हमने। इसी तरह से उन पश्चिम वालों को भी यही कहा गया। पूर्वी बंगाल के गवर्नर फुलर ने कहा उसकी 2 स्त्रियां हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान, किंतु दूसरी को अधिक चाहता है। इससे स्पष्ट था कि विभाजन जो है फूट के लिए किया गया था। दूसरी स्त्री को ज़्यादा चाहता, मतलब मुसलमान को। उनको दिखाया गया कि फुलर ने कहा ऐसा कि भाई हम तुम्हें ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, तो ये गड़बड़ हुई। तो इस षड्यंत्र को समझा लोगों ने। यही कारण था कि बंगाल के साथ सभी देशवासियों ने विभाजन को राष्ट्रीय चुनौती माना। इसको क्या माना? राष्ट्रीय चुनौती। और विभाजन का जो दिन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 अक्टूबर जो है विभाजन का दिन था। उस दिन इसको कैसे मनाया भारतीयों ने? शोक दिवस के रूप में मनाया। बनर्जी ने कहा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, विभाजन की घोषणा हमारे ऊपर एक बम के समान गिरी है और हमने अनुभव किया कि हमें अपमानित, लज्जित और छला गया। तो इसके विरोध में, इस विभाजन के विरोध में, क्योंकि पता तो पहले ही चल गया था, तो इसके विरोध में पहले से ही रणनीति बननी शुरू हो गई थी। 1903 से ही सभाओं का मीटिंग का आयोजन जो है किया जा रहा था समाज को जागरूक करने के लिए। गोखले ने कहा, नवयुवक ये पूछने लगे, तो ये बाद में पढ़ेंगे। विभाजन के बाद यह विरोध और तेज हुआ। विभाजन जब हो गया तो और तेज हो गया ये काम। स्थान स्थान पर बड़ी सभाओं का आयोजन किया गया। धीरे धीरे विभाजन के विरोध में अंग्रेजी वस्तुओं का क्या किया गया? बहिष्कार। भी हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, न ही सरकारी समारोह में, सरकारी में न भाग लेंगे किसी भी समारोह में। साथ ही स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, स्वदेशी का प्रयोग करेंगे, आंदोलन करेंगे। कई स्थानों पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई।
तो कुल मिलाकर इस चीज पर जोर दिया गया कि स्वदेशी अपनाएं और विदेशी भगाएं। गोखले ने कहा, नवयुवक ये पूछने लगे कि संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है। गोखले ने कहा कि इनका क्या लाभ है जो ये शिष्टमंडल भेज रहे हैं, प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं। यदि इसका परिणाम बंगाल का विभाजन ही होना था तो सन 1905 में कांग्रेस ने स्वदेशी की बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी कई नेता इसके पक्ष में नहीं थे, उदारवादी ज्यादा थे। तो धीरे धीरे क्या उभरने लग गए मतभेद। सरकार विभाजन विरोधी आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीति अपना रही थी और कांग्रेस में मतभेद बढ़ते जा रहे थे। अब समय आ गया था कि जो है ऐसी जो केवल सभाओं का जो आयोजन है मीटिंग करके, इस नीति को त्यागा जाए और उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया जाए, मतलब नए रास्ते अपनाए जाए, ऐसा समय आ गया था। अगला बिंदु है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। फिर आता है लाल बाल पाल का उदय। इनके बारे में आप पढ़ आए हो। ये थे, बाल थे तिलक महाराष्ट्र से, मैंने बताया था। पाल थे विपिन चंद्र पाल, आप थे बंगाल से। और लाल थे लाला लाजपत राय, आप थे पंजाब से। इनके उदय के बारे में मैंने पढ़ा, इनके क्या क्या पत्र थे इनके। तो मराठा केसरी, ठीक है। और इन्होंने गणेश उत्सव और वो जो आपके शिवाजी उत्सव मनाने के लिए भी प्रेरित किया समाज को। लाला लाजपत राय, सब के बारे में चलो हम थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। इनका उदय एक समाप्त नहीं था, इन्होंने लगातार ये काम कर रहे थे और जैसे जैसे अभी हम पढ़ के आए राष्ट्रवाद के विचार को स्थान मिला तो उसी तरह से इनमें मिला। बंगाल में राय नारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त तथा महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री ऐसे वर्ग के नेता थे। तिलक भी काफी समय से विचार फैला रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की, वो इस काम में लग जाते हैं, राष्ट्रवाद के काम में लग जाते हैं। तो अंग्रेजी पत्र, मराठा कैसा था, कई बार आ जाता है। तो मराठा था अंग्रेजी भाषा का, थोड़ा नाम से आपको लगेगा मराठी। और केसरी किस भाषा में था, मराठी भाषा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लें आप। तो ये इन्होंने काम किया। 1893 में इन्होंने गणपति उत्सव, 1895 में पहले कौन सा उत्सव चला, गणपति, और बाद में शिवाजी उत्सव, ये भी कई बार आता है। तो ये अभियान चलाए, युवाओं की भावना को उन्होंने जगाया। तिलक ने 1896-97 में कर न दो महाराष्ट्र में अभियान चलाया। कर न दो अभियान इन्होंने चलाया। भड़काने वाले और लेख के खिलाफ में इन्होंने जो लेख लिखे, 18 महीनों की इनको जेल भी हुई और सरकार ने कहा माफ़ी मांग लो, लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, बोला कि जेल ही ठही है। इस प्रकार उन्होंने युवाओं को, समाज को जो है अपने इससे प्रेरित किया। वस्तुतः ये नए नेता अंग्रेजी राज को बनाए रखने के पक्ष में नहीं थे और साफ शब्दों में उन्होंने स्वराज को अपना लक्ष्य बताया, स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। तो इनके बारे में इतना ही पर्याप्त है, एक बार डिटेल में नहीं जाएंगे हम। उसके बाद हमने पढ़ना है उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा, किन चीज़ों पर वो बल देते थे, क्या उन विचारधारा उनकी थी, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।